So students, in the last chapter, kings and every farmer, peasant, everybody was troubled by these Britishers. Okay, so these trouble lead to a very great battle, that is 1857. जो 1857 की क्रांति हुई, इसी बैटल का एक नतीजा निकला और ये बहुत बड़ी क्रांति थी. ओके, तो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे कि ये बैटल कैसे हुआ, इसके क्या थे रीजंस थे और क्या बैकग्राउंड रहा, है ना. हाउ दिस बैटल फाइनली टुक प्लेस. सो लेट्स सी पॉइंट बाय पॉइंट. सो हम देखते हैं पहले पॉलिसीज एंड पीपल. ओके, सो हमने क्या देखा, जो भी पॉलिसी बना रहे थे ब्रिटिशर्स, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब हो गया, है ना, एंड परमानेंट सेटलमेंट, रेवोल्ट सिस्टम, मालवारी, व्हाटएवर पॉलिसीज जो भी बना रहे थे, ये पॉलिसी क्या कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन ही कर रही थी इंडियंस का, है ना. सो दीज पॉलिसीज आर नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन पीपल एंड द पीसेंट. उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं थी. ओके, सो जो भी पॉलिसीज बनी, ठीक है, अभी तक जो भी पॉलिसी बना रहे थी, है ना, सो दैट पॉलिसीज वाज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल. ठीक है, लोगों के रेदर दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, मतलब इससे लोगों का शोषण ही हो रहा था, कोई भला नहीं हो पा रहा था. ओके, सो क्या हुआ, इन सब पॉलिसी से क्या हुआ, द किंग्स, क्वींस, पीजेंट, सिपाही, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए. क्या हुआ, इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. किन पे प्रभाव पड़ा, किंग्स पे, पीजेंट पे, सिपाही पे, है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. You have also see how people resist policies and actions and harm their interest to go against the sentiments. तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. किस पे पड़ा, किंग्स की बात करें, पीजेंट की बात करें, ओके, पीजेंट्स की बात करें और सिपाही, जो सिपाही थे, जो भी पॉलिसी बना रहे थे, तो ये जो ब्रॉडली जो लोग थे, इन पे काफी बुरा प्रभाव पड़ा और इन पे जो इनकी थिंकिंग टुवर्ड ब्रिटिश बहुत, मतलब द आउटरेज, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया. ओके, आउटरेज, गुस्सा इसका बहुत ज्यादा भड़क गया इनके प्रति, क्योंकि इनकी जो भी पॉलिसी थी बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं थी. ओके, सो अब इस पे देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट. सो नवाब लूजेस देयर पावर. अब नवाब जो थे उनकी पावर क्या हो गई, खत्म हो रही थी. ठीक है, उनकी जो कंडीशन थी डेटोरिएट हो रही थी दिन प्रतिदिन. एवरीडे दे आर लॉसिंग देयर पावर एंड कंडीशन. द पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन किंग स्टार्टेड टू डेटोरिएट ड्यू टू पॉलिसीज, जैसे कि लाइक अपॉइंटिंग रेसिडेंस. अब जैसे कि वो क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि एक रेसिडेंस अपॉइंट करेंगे. क्या पॉलिसी थी, याद है, होगा आपको, हमने पढ़ा है. ब्रिटिशर क्या किए थे, एक रेसिडेंस अपॉइंट करते थे. उसमें क्या होता था कि हर एक स्टेट में अपने रेसिडेंस को वो भेजते थे. वो रेसिडेंस क्या करता था, वो वहाँ पे लोगों को देखता था कैसे क्या राज्य चल रहा है और उनके बारे में, मतलब डिवाइड एंड रूल करता था उनके साथ और सब जानकारी लेता था. मतलब वो ब्रिटिश की तरफ से था, जबकि बोला गया था कि ये लोगों के मतलब भलाई के लिए, बट दिस वाज दे आर फ्रॉम ब्रिटिश साइड. ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब देखा हमने. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब में क्या था, जिसके पास भी मेल जो है चाइल्ड नहीं था, तो उसको क्या करते थे, वो राज्य एनेक्स कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, है ना. तो इस तरह से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उन्होंने, सब ऐसे बनाए कि ज्यादा से ज्यादा क्या कैप्चराइजेशन वो कर सके. जैसे कि लॉर्ड वेल्सली ने, जो रेसिडेंस वाला था, लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना. एंड द लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब. तो इन सब वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कंडीशन नवाब की बिगड़ती गई. और हम क्या देखते हैं, 1801 में उन्होंने अवध को भी कैप्चर कर लिया. पूरे अवध को इन्हीं सब पॉलिसीज लॉस से क्या किया, कैप्चर कर लिया था. और एक चीज और की, पहले क्या होता था कि जो सिक्के बनते थे, क्वाइंस में क्या होता था, राजाओं का जो है की फोटो होती थी, है ना, राजाओं की फोटो होती थी. लेकिन बाद में इन्होंने इसको भी हटा दिया. क्वाइंस में क्या किया, राजाओं की फोटो भी रिमूव कर दी. तो चारों तरफ से क्या देख रहे हैं कि उनकी मनमानी जो है
चल रही थी। तो इस तरह से हमने देखा गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड टू बहादुर शाह वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द रेजिडेंट्स वुड रिकॉग्नाइज एज द किंग, दे वुड जस्ट कॉल प्रिंसेस। अब उन्होंने कहा एक चीज और बोला कि जो बहादुर शाह जफर है ये लास्ट जो है राजा होंगे। उन्होंने अपने से बोल दिया और कहा कि इनके बाद जो इनके लड़के होंगे या जो भी इनके वंशज होंगे वो किंग नहीं होंगे बल्कि हम उनको प्रिंसेस ही बोलेंगे, चाहे जितने भी हो इनके बाद, है ना, कि आगे आने वाली पीढ़ी को। तो बोले इसके बाद कोई, और इनके मरने के बाद, बहादुर शाह जफर के मरने के बाद इनको कहाँ भेज दिया जाएगा? गवर्नर कैनिंग डिसाइडेड बहादुर शाह जफर वुड बी लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज रेजिडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड शिफ्टेड टू द रेड फोर्ट। अच्छा, बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड टू द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू दिल्ली टू रिसाइड इन। ओके, सो तो उनके फैमिली को क्या कहा गया? बहादुर जफर के फैमिली को कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ द रेड फोर्ट के बाहर एंड गिवन अनदर प्लेस इन द दिल्ली टू रिसाइड। मतलब एक राजा के फैमिली को ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि आपको इनके मरने के बाद बहादुर शाह की इनकी जो फैमिली होगी इसको हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे दिल्ली के बाहर। ओके, सो ये कंडीशन थी। नाउ द नेक्स्ट पीजेंट एंड द सिपाही। ठीक है, तो पीजेंट पे जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो तो हमने देखा लास्ट चैप्टर पे, है ना, किस तरह से वो महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, है ना, रोड वाली सिस्टम, ये सब देखा हमने। और बंगाल में वो जो अकाल पड़ गया था फरमाइन, तो पीजेंट की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। ओके, पीजेंट की हालत क्या हो गई थी? बहुत खराब। सो अनसेटिस्फेक्शन, उनके मन भी बहुत ज्यादा असंतोष था किसके? अंग्रेजों के प्रति। ओके, सो वो भी एक प्रकार से भरे हुए थे। दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसी तरह अगर हम सिपाही की बात कर ले, सिपाही की, ओके, क्या हुआ था? द इंसिडेंट ऑफ बर्मा। बर्मा की एक घटना हुई, ठीक है, बर्मा इज अ प्लेस, ठीक है, तो जहां पर क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, इन विच ईयर? 1824। सो बर्मा का इंसिडेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सो 1824 में क्या हुआ था? बर्मा में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स फाइट कर रहे थे तो वो चाहते थे कि जो इंडियन जो भी सोल्जर है वो जाके फाइट करें, लेकिन बर्मा जाते थे तो हम लोग किस रूट से जाते थे? सी रूट से। ओके, बर्मा कैसे ले जाते थे? सी रूट से। लेकिन जो इंडियन का जो धर्म है, मतलब इनके धर्म के अकॉर्डिंग, इंडियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप समुद्री मार्ग से कहीं जाते हैं तो आपके धर्म में कुछ समथिंग, यू नो, what is it there? They refused to follow the order. They agreed to go to the land route. So वो लैंड रूट से जाना चाहते थे। इंडियन जो सिपाही थे वो लैंड रूट से जाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था सी रूट से जाने से हमारा धर्म में कुछ नुकसान होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट से जाएंगे, लैंड रूट से। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे। किसने? इंडियन सिपाही ने। और ये चीज जब हुई तो ब्रिटिशर्स ने काफी नाराज हुए, बोले हाउ यू डेयर टू थिंक लाइक दैट, हमारी जैसी व्यवस्था होगी हम आपको कैसे ले जाएंगे। लेकिन दे रिफ्यूज्ड, सी रूट से हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो 1856 में इन्होंने एक लॉ ही बना दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्या लॉ बनाया? The company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो 1856 में कंपनी ने साफ साफ ये लॉ बना दिया कि अगर जो भी कंपनी ज्वाइन करेगा उसे ओवरसीज, मतलब समुद्री रास्ते से होकर जाना ही पड़ेगा। ये मतलब एक रूल 1856 में उन्होंने लॉ ही बना दिया, जो कि इनके रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर रहा था? नुकसान पहुंचा रहा था, है ना, हर्ट कर रहा था। इंडियन जो सिपाही थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या कर रहा था? हर्ट कर रहा था। तो इस तरह से सिपाही भी क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। ओके,
they also become against. So ये इंसिडेंट को अच्छे से समझिएगा ना, बर्मा इंसिडेंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके.